बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो पार्ट 2 में हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम। कल हमने बात की थी स्टेप्स की कि कौन से स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं सी प्रोग्राम को बनाने के लिए। उसके बाद आज हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे कि प्रोग्राम बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। वैसे अगर बात की जाए तो सी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, जिसकी मदद से सी लैंग्वेज है वो काफ़ी पावरफुल। और वैसे सी लैंग्वेज है ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को फॉलो करती है। अगर हम बात करें तो दो तरह के यहाँ पे स्ट्रक्चर होते हैं, एक अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग और दूसरा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और दूसरा हमारे पास है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अगर हम सबसे पहले बात करें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि हमारे पास जितना भी कोड होता है उस कोड को डिवाइड करवा दिया जाता है छोटे छोटे मॉड्यूल्स में। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड करवा देता है। या ऐसा समझ लें कि एक अगर बहुत बड़ा लेंथी टास्क है, उस टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करवा दिया जाता है। जबकि अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितना मर्जी लेंथी कोड हो उसको डिवाइड नहीं करवाया जाता, एक ही फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है सारे का सारा कोड, जिसको मॉडिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके अलावा इसमें एरर्स को फाइंड करना, इसको डीबग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अनस्ट्रक्चर के मुकाबले में स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जो है ये ज़्यादा बेहतर है। और हमारी सी लैंग्वेज जो है ये भी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अलावा हमने कल बात की थी कि जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस यानी कि लाइब्रेरी फाइल्स को भी इंक्लूड करवाते हैं। तो उनको कैसे इंक्लूड करवाया जाता है, क्या उनके लिए लिखा जाता है, उसको समझने के लिए और बेसिक स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल जो है वो लिखते हैं। एग्ज़ाम्पल लेंगे हम यहाँ पे एक प्रोग्राम की। प्रोग्राम है जी हमारे पास हेलो वर्ल्ड का, जिसमें हम सबसे पहले लिखते हैं हैश, या इसको नंबर साइन भी कहते हैं। इसके बाद एक वर्ड लिखा जाता है जिसको कहते हैं इंक्लूड, और उसके बाद आती है ब्रैकेट, जिसको हम एंगल ब्रैकेट का नाम देते हैं। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम वो फाइल्स, वो लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड करवाते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर शामिल करना हो या लिंक करवाना हो। तो जैसा कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ stdio.h जो है ये इसकी एक्सटेंशन है जिसको हम कहते हैं हेडर फाइल। अब ये हेडर फाइल क्या है इसकी आगे मज़ीद बात करेंगे। जैसे हम अपनी फ़ाइल का नाम लिख लेते हैं, उसके बाद दोबारा से एंगल ब्रैकेट को क्लोज़ कर देते हैं। सबसे पहले हैश साइन, उसके बाद एक कीवर्ड जिसको हम कहेंगे इंक्लूड, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद हमारी हेडर फाइल आएगी और फिर एंगल ब्रैकेट को
क्लोज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से कीवर्ड लिखा जाएगा और इस कीवर्ड को हम कहते हैं void, और उसके बाद मेन के बाद ब्रैकेट्स जिनको पैरेंथेसिस कहा जाता है, और इसके अंदर दोबारा से void लिखा जाए। उसके बाद जी यहाँ पे हम ब्रेसिस या जिनको कर्ली ब्रैकेट्स कहते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद यहाँ पे हमारी ब्रैकेट जो है हो गई क्लोज। ये जी हमारे पास एक सिंपल प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएगा हेलो वर्ल्ड को, सेम एज इट इज़, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही हमारी स्क्रीन पे हमें ये डिस्प्ले होगा। अब अगर हम इस प्रोग्राम को फर्दर देखें तो इस प्रोग्राम में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, उसके दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो सबसे पहली लाइन पे हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट और उसके अंदर stdio.h, उसके बाद void से लेके ये लास्ट तक हमारे पास जाइए दूसरा पार्ट। ये जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। और जो दूसरा पार्ट है हमारे पास, इसको हम कहेंगे मेन फंक्शन मेन या मेन फंक्शन कहेंगे। तो ये दो पार्ट है हमारे पास हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के। आज जो हम बात करेंगे यहाँ पे वो सिर्फ़ और सिर्फ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम मेन फंक्शन की बात करेंगे। जी तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर commands that give instruction to C preprocessor। प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो है वो हमारे पास कमांड्स होती हैं, ऐसे कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि दी जाती हैं किसको, सी प्री प्रोसेसर को। अब अगर इसके बाद हम प्री प्रोसेसर की बात करें तो प्री प्रोसेसर इज़ a program
प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ये कमांड है, लेकिन प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कमांड्स और प्री प्रोसेसर प्रोग्राम दैट modifies the C program before compilation. Preprocessor is a program that modifies the C program before compilation. प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमारे पास कमांड्स हैं, जबकि प्री प्रोसेसर हमारे पास एक प्रोग्राम है। अब आपको ये जो फर्स्ट लाइन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है हैश इंक्लूड, इसको हम कहेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इस फर्स्ट लाइन को क्या कहेंगे? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये वो कमांड्स हैं जो कि प्री प्रोसेसर को दी जाती है। और प्री प्रोसेसर जो है ये एक प्रोग्राम होता है जो कि हमारे कंपाइलर का पार्ट होता है, कंपाइलर में पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है जी। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हम खुद से देते हैं, खुद से कमांड्स देते हैं जो कि इसको मिलती हैं और उसके मुताबिक वो सी प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करते हैं। अब जी अगर इसके बाद टाइप्स की बात की जाए कि हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की टाइप्स कितनी हैं, तो प्री प्रोसेसर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। टू टाइप्स ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। जिनमें से एक आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है जिसको हम कहते हैं इंक्लूड। इंक्लूड के अलावा जो दूसरी टाइप है उसको हम कहते हैं डिफाइन। ये दो टाइप्स हैं हमारे पास प्री प्रोसेसर की, इंक्लूड और डिफाइन। अब हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, चाहे वो इंक्लूड हो चाहे वो डिफाइन हो, हमेशा वो एक सिंबल से स्टार्ट होती है, जैसे आप फर्स्ट लाइन पे देख रहे हैं, और उस सिंबल को हम कहते हैं हैश साइन, या इसके अलावा इसको नंबर साइन भी कहा जाता है। हैश कहेंगे या इसके अलावा इसको क्या कहेंगे? नंबर साइन भी कहते हैं हम। अब इस हैश के बाद हम या तो इंक्लूड यूज़ करते हैं या डिफाइन यूज़ करते हैं, और दोनों जो है इनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, दोनों अलग अलग कामों के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंक्लूड की और उसके बाद फिर हम बात करेंगे डिफाइन की। इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है लाइब्रेरी फ़ाइल्स के अंदर से हेडर फाइल्स को प्रोग्राम में इंक्लूड करवाने के लिए, शामिल करने के लिए। जैसा कि हमने कल बात की थी कि हमारे पास प्रोग्राम्स के अंदर बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिनको हमने बार बार इस्तेमाल करना होता है, तो बार बार हम उनकी प्रोग्रामिंग जो है वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह से कोड जो है वो काफ़ी लेंथी हो जाता है और बार बार इस्तेमाल होते हैं, बार बार कोडिंग करनी पड़ती है। इस वजह से उन प्रोग्राम्स को एज ए फंक्शन बना के लाइब्रेरी फ़ाइल्स के अंदर स्टोर करवा दिया जाता है। हम अपने प्रोग्राम के अंदर उन फंक्शंस को जस्ट कॉल करते हैं उनके नेम से।
और उसके अलावा जहाँ पे वो उनकी डेफिनेशंस लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होती हैं, उनकी हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा देते हैं। जैसे कल मैंने एक एग्ज़ाम्पल दी थी, printf और scanf फंक्शन की, कि printf हम आउटपुट को शो करवाने के लिए और scanf यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब printf का मीनिंग क्या है, scanf का मीनिंग क्या है, ये हमारे कंपाइलर को मालूम नहीं होता। अब उसका जो मीनिंग होता है वो हमारी एक लाइब्रेरी फ़ाइल के अंदर जो हेडर फाइल है उसमें मौजूद होता है, जिसकी एक्सटेंशन जो है वो .h होती है। जैसे आपके सामने यहाँ पे stdio.h लिखा हुआ है, इसका मतलब है stdio एक हेडर फाइल है। तो इनकी डेफिनेशन जिस हेडर फाइल में होती है उस हेडर फाइल को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर इंक्लूड शामिल करवा देते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं, और लिंकर उस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक कर देता है ताकि कंपाइलर को इजीली उसका मीनिंग जो है वहाँ से मिल जाए और उसको कोई भी एरर जो है वो ना दे। अगर printf और scanf इनकी जो हेडर फाइल है उसको इंक्लूड प्रोग्राम में ना करवाया जाए तो हमारा जो कंपाइलर होगा वो एरर दे देगा। वो कहेगा ये आपने कौन से फंक्शन लिख दिए हैं जिसका मीनिंग मुझे कहीं से नहीं मिल रहा, आपने गलती कर दी। तो इस वजह से हेडर फाइल्स को यहाँ पे इंक्लूड करवाना लाजमी होता है। तो printf और scanf के लिए जो हम हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास है stdio.h, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h जो है उसको कहेंगे हम हेडर फाइल। अब हम अगर इसके सिंटैक्स की बात करें, सिंटैक्स कहते हैं रूल्स को, मतलब कि इसको लिखने का तरीका क्या है। तो आपके सामने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हैश इंक्लूड stdio लिखा हुआ है। तो हम सिंटैक्स अगर लिखें तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा कि सबसे पहले आएगा हैश साइन के बाद इंक्लूड का कीवर्ड आएगा और इंक्लूड के कीवर्ड के बाद एंगल ब्रैकेट्स आएंगी और इसके अंदर हमारे पास ये जहाँ पे मैंने लाइन लगाई है डैश, इसकी जगह पे स्टैंडर्ड हेडर फाइल लिखी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे stdio.h लिखा हुआ है। अगर आप बुक में देखेंगे वहाँ पे दो तरह की एग्जांपल है, एक तो stdio.h ही लिखा हुआ है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसमें math.h लिखा हुआ है। math.h ये भी हमारे पास एक हेडर फाइल है जिसके अंदर मैथमेटिक कैलकुलेशंस करने के लिए जो फार्मूलाज हैं उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी डेफिनेशन जो है वो स्टोर होती है। तो ये तो बात हो गई जी इंक्लूड की। अब इंक्लूड के बाद हम बात करते हैं डिफाइन प्री प्रोसेसर की। डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसको यूज़ किया जाता है डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट मैक्रो। कांस्टेंट मैक्रो को डिफ़ाइन करने के लिए डिफ़ाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये कांस्टेंट मैक्रो क्या है? कांस्टेंट मैक्रो हमारे पास नेम्स होते हैं जो कि रिप्लेस करते हैं किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को कंपाइलेशन से पहले। डेफिनेशन आपको बुक में लिखी हुई मिल जाएगी।
उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है इसका सिंटैक्स क्या होगा, यानी कि इसको लिखने का तरीका। सेम वैसे ही इसमें भी सबसे पहले साइन आएगा जिसको हम हैश या नंबर साइन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूड की बजाय हम लिखेंगे डिफाइन। डिफाइन के बाद जो भी हमने मैक्रो का नेम रखना हो वो नेम यहाँ पे लिखा जाएगा और नेम के बाद उसका एक्सप्रेशन या ऐसे कह लें उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब अगर इसकी एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे पाई की वैल्यू आपको मालूम होगी 3.14, तो उसको हम अपने प्रोग्राम में इस तरह से शामिल कर सकते हैं। हैश डिफाइन मैक्रो नेम हम लिख देते हैं पाई। मैक्रो का नेम जो है वो हम कोशिश करते हैं कि कैपिटल लेटर्स में लिखा जाए और उसके बाद कोई साइन कुछ भी नहीं आएगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी जाएगी 3.1415। इसका मतलब कि पूरे प्रोग्राम में जहाँ पे भी हम पाई यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 3.1415 ही होगी, वो चेंज नहीं हो सकती। उसके अलावा जो हमारे पास डिफाइन है उसके मैक्रो नेम है, इसको भी हम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन के बाद जो है वो हम इसको चेंज कर सकते। तो ये था जी हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर, जबकि बेसिक स्ट्रक्चर में हमने दो चीज़ें देखी थी कि दो पार्ट्स हैं इसके, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और दूसरा मेन फंक्शन। आज हमने इस लेक्चर में बात की है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मेन फंक्शन की और अपना दूसरा पार्ट भी कंप्लीट करेंगे अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए